हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े इस सेशन में स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS23 और फटाफट पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह निकाल लें क्योंकि हमें लिखना भी है और बहुत ज़्यादा लिखने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। ठीक है, इस स्टैंडर्ड से भी आप एक केस स्टडी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, केस स्टडी का मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो AS23 में सबसे पहले तो आपको ये मालूम होनी चाहिए, वैसे ये बात आपको मालूम है, मुझे भी इस बात का पता है कि इस स्टैंडर्ड का जो ताल्लुक है वो किससे है। इस स्टैंडर्ड का ताल्लुक अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से होता है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है इसके बारे में मैं चर्चा तो करूँगा, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंपनी में, ये अदर एंटिटी है, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है और उसकी इन्वेस्टमेंट दूसरी एंटिटी में, अदर एंटिटी में अगर मोर देन 50% है, अगर 50% है तो इसका मतलब अदर एंटिटी का कंट्रोल जो है इस कंपनी के हाथ में है और इस केस में अदर एंटिटी सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी और ये पेरेंट कंपनी मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट अदर एंटिटी में 20% से लेकर के अप टू 50% तक है, 20% से लेकर के 50% तक है, तो इसका मतलब इस केस में कंट्रोल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इस केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जो अदर एंटिटी है उसकी जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल का मतलब होता है कि उनकी सारी फाइनेंशियल ऑपरेशनल पॉलिसीज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ पर बिकॉज मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 20 से लेके 50% तक के बीच में हैं, तो अगर किसी दूसरी एंटिटी में मेरी इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज़्यादा हूँ लेकिन अप टू 50% तक हूँ, तो ये माना जाता है कि दूसरी एंटिटी में मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मैंने अभी बताया कि हम उनकी पार्टिसिपेटिंग और उनकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हालांकि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ये एंटिटी अब की बार हमारी जो हम जो है इन्वेस्टर एंटिटी है, हमने इन्वेस्टमेंट करा है, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करा है उसको हम इन्वेस्टी कंपनी भी कहते हैं, लेकिन अब की बार ये इन्वेस्टी कंपनी हमारी एसोसिएट मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए AS23 डील्स विद, और फटाफट लिखना भी शुरू कर दें, डील्स विद। अगर आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें लिखना जरूरी होता है ताकि उसका जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअलिटी है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपको प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड का ताल्लुक किससे है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स। ये चीज़ मालूम होने के बाद अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 जो कंपनीज एक्ट का है 2013 की, मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी है और उसकी कोई एसोसिएट कंपनी है, एक एसोसिएट है या एक से ज़्यादा एसोसिएट कंपनी है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, Companies Act 2013, comma, if an entity has, यहाँ entity का मतलब कंपनी से है, if an entity has one or more associate, then such entity must prepare consolidated financial statement,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये याद रखना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, CFS जब भी मैं लिखूंगा। अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि एसोसिएट का क्या मतलब है। एसोसिएट का मतलब है कि इन्वेस्टर का जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है दूसरी एंटिटी में। इज इट क्लियर टू यू? सो एन एसोसिएट सिंपली एन एसोसिएट is an entity in which investor has significant influence। इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और बार बार ये टर्म आएगी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो इसके लिए मैं SI लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो एसोसिएट का मतलब तो आपको ये भी पता लग गया। अभी मैंने ये भी बताया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत से आते हैं आजकल, तो कई बार वो पूछ लेते हैं तो बच्चों को मालूम नहीं होता। अभी मैंने बताया था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है। इसका मतलब जिस एंटिटी में हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेकर के आ रही है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि हमारे पास पावर है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसीज में। तो इसमें लिखें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट is the power to participate in the financial and operational policies, financial and operational policies, या ऑपरेशनल मैटर्स भी लिख सकते हो, ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ द इन्वेस्टी। ऑफ द इन्वेस्टी का मतलब है जिस एंटिटी में आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ऑफ द इन्वेस्टी। ये कुछ बेसिक चीजें पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? अच्छा, अब दूसरी चीज ये है, अभी मैंने कहा कि कोई कंपनी हमारी एसोसिएट कंपनी तब बनती है जब उसमें हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास कैसे आता है। 99% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो आता है, 99% वो आपकी इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं वोटिंग राइट्स। सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने बताया 20% है या उससे ज़्यादा है, लेकिन अप टू 50% तक है, तो इसका मतलब दूसरी एंटिटी आपकी एसोसिएट एंटिटी है और आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास इन्वेस्टर एंटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ थ्रू व्हाट वी कॉल इन्वेस्टमेंट ही आता है। ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसे भी हमारे पास आ सकता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कैसे? मान लेते हैं कोई एंटिटी ए है और कोई एंटिटी बी है, और एंटिटी ए ने बी में 15% की इन्वेस्टमेंट करी है। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट 20% से कम है, तो लॉजिकली अब की बार जो कंपनी बी जो कि इन्वेस्टी एंटिटी है, लॉजिकली ये हमारी एसोसिएट एंटिटी नहीं है, लॉजिकली तो नहीं है। लेकिन मान लेते हैं जब हमने 15% शेयर बी के खरीदे तो ए में और बी में एक एग्रीमेंट हो गया, और उस एग्रीमेंट के तहत कंपनी ए के पास ये पावर है, उस एग्रीमेंट के तहत कंपनी ए के पास ये पावर है कि हम उनकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसीज में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का एग्रीमेंट है तो तब भी ये एंटिटी हमारी जो है एसोसिएट एंटिटी मानी जाएगी, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास है, एग्रीमेंट के थ्रू हमारे पास ये पावर है कि हम उनकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसीज में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही नहीं आता, वो कुछ और कारणों से भी आ सकता है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस may be derived या may accrue
ऑन अकाउंट ऑफ जैसा कि मैंने कहा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास जो आ सकता है वो बाय वे ऑफ वोटिंग राइट्स भी आ सकता है, या बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लो या वोटिंग राइट्स कह लो। बाय वे ऑफ वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स का मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो, और आपकी इन्वेस्टमेंट की रेंज जो है वो 20% से लेकर के 50% तक होनी चाहिए। 20% हो या 20% से ज़्यादा हो, लेकिन 50% हो या 50% से नीचे हो। करेक्ट। एक तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, और जैसा मैंने कहा बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, या फिर एग्रीमेंट के थ्रू भी हमारे पास ये राइट आ सकता है कि हम उनकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसीज में पार्टिसिपेट करें। इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, अगर तुम्हारी समझ में ये छोटी मोटी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ तक अगर तुम्हारी समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इज़ इट क्लियर टू यू? तो आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैंने क्या करा, जरा मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी तक मैंने समझाया वो आपको कितना समझ में आया। तो कितना समझ में आया, जाहिर है इसके लिए हम हमेशा केस स्टडीज़ लेते हैं। तो केस स्टडी मैंने ली, केस स्टडी कह लो, क्वेश्चन कह लो, केस स्टडी 1। अब इस केस स्टडी में मैंने कुछ लिखा, और क्या लिखा मैंने, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। मैंने इसमें लिखा कि F1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, F1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, करेक्ट। और हम मान लेते हैं कि F1 लिमिटेड ने एक्वायर 12% वोटिंग राइट्स। कितने? 12%। VR का मतलब वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स का मतलब हमने 12% शेयर खरीदे हैं। वोटिंग राइट्स इन 9X लिमिटेड, जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करा है उसको इन्वेस्टी कंपनी कहते हैं। इन्वेस्टी कंपनी 9X लिमिटेड है। तो 9X लिमिटेड के आपने कितना 12% जो है शेयर्स हासिल करे हैं। अब मैंने इसके आगे ये भी लिखा कि F1 लिमिटेड being a single largest। देखो, जब आप किसी कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा के शेयर खरीदते हैं तो वो भी छोटी फिगर नहीं होती। हालांकि एसोसिएट, दूसरी एंटिटी आपकी एसोसिएट तभी बनेगी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20% हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन अप टू 50% तक हो। खैर, आप क्वेश्चन आगे कहता है कि लेट अस से, क्या लिखा है मैंने, F1 लिमिटेड बीइंग सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर। हम मान लेते हैं कि जो 9X लिमिटेड है उसमें हज़ारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी होगी, और हमारे पास F1 के पास 12% शेयर है, और 12% भी कोई छोटी फिगर नहीं होती, मैंने कहा। इज इट क्लियर टू यू? तो वो कह रहा है कि F1 लिमिटेड जो है सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ये SH का मतलब शेयर होल्डर से, ऑफ, अब ये 9X लिमिटेड ऑफ X लिमिटेड लिख दूं मैं, चलो X लिमिटेड लिख दिया मैंने। अब बार बार वो 9X लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, करेक्ट। तो जो ये 9X लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसमें F1 के पास भले ही 12% शेयर है, लेकिन फिर भी वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। X लिमिटेड एंड अपॉइंट्स, क्या लिखा मैंने, एंड अपॉइंट्स द चेयरमैन। लीजिए जी, जो X लिमिटेड नाम की कंपनी है उसका जो चेयरमैन है उसको भी अपॉइंट कौन करता है, F1 करता है। एंड अदर मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी हम ही अपॉइंट करते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि हम अपनी मर्जी से अपॉइंट करते होंगे, बाय वे ऑफ एग्रीमेंट हमें ये अधिकार दिया होगा तभी तो हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो लॉजिकली इस केस में मेरी इन्वेस्टमेंट तो इतनी नहीं है कि सामने वाली कंपनी मेरी एसोसिएट बने, लेकिन बावजूद उसके, अभी पहले मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। शुड F1 कंसोलिडेट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शुड F1 कंसोलिडेट 9X
9x as per AS23। AS23 के मुताबिक क्वेश्चन का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि क्या 9x को हम अपनी एसोसिएट कंपनी माने, क्योंकि अगर वो हमारी एसोसिएट होगी तो हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन का इनडायरेक्टली मतलब है कि क्या एक्स लिमिटेड हमारी एसोसिएट कंपनी है या नहीं। तो मैंने कहा वैसे तो आपके पास इस केस में इन्वेस्टमेंट तो इतनी नहीं है, थ्रू वोटिंग राइट्स आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, लेकिन बिकॉज इस केस में आपके पास ये राइट है कि आप उनके डायरेक्टर्स और दूसरे जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उनको अपॉइंट करो, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में जब आप इसका रिस्पॉन्स लिखेंगे तो रिस्पॉन्स कैसे लिखेंगे? तो रिस्पॉन्स आप कुछ इस तरीके से लिखें कि बाय वर्च्यू ऑफ पावर, क्योंकि आपके पास ये पावर है, बाय वर्च्यू ऑफ पावर टू अपॉइंट, क्या लिखा था इसमें? चेयरमैन लिखा था, चेयरमैन। तो आपके पास ये पावर है कि आप उनके चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को अपॉइंट कर सके ऑफ 9x। तो हम कह सकते हैं या ये ड्रॉ आउट करा जा सकता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो बाय वर्च्यू ऑफ पावर टू अपॉइंट चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ 9x लिमिटेड, इट can be concluded, it can be inferred या it can be concluded, कुछ भी लिखना हो लिख लें। It can be concluded that F1 Limited, कि F1 के पास, F1 Limited exercises significant influence on 9x, इसका मतलब 9x हमारी एसोसिएट है, एंड एज सच शुड कंसोलिडेट द सेम। तो इसलिए जो एसोसिएट कंपनी है उसको हमें कंसोलिडेट करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। एज सच कंसोलिडेट (9x), तो 9x को हमें कंसोलिडेट करना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से केस स्टडी CS2, इज इट क्लियर? अब इस केस स्टडी में मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुने। मैंने इस केस स्टडी में लिखा, जस्ट 1 मिनट का टाइम भी दे दो, वैसे तो मुझे मोस्टली याद रहती है सारी केस स्टडी, लेकिन कई बार थोड़ा सा मेरे को भी रिकैप करना पड़ता है। तो इसमें मैंने लिखा कि H लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी, H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी। देखो यहाँ पर गौर करने वाला पॉइंट क्या है, वो कह रहे हैं H लिमिटेड और उसकी सब्सिडियरी, H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी S लिमिटेड। इसका मतलब है कि जो H लिमिटेड नाम की कंपनी है उसका कंट्रोल है S लिमिटेड के ऊपर, तभी तो S लिमिटेड हमारी सब्सिडियरी कंपनी बन सकती है। अभी मैंने बताया भी था कि जब किसी दूसरी एंटिटी में 50% से ज़्यादा का कंट्रोल हमारे पास हो, और वैसे भी हमने AS21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करा है अलग से, जिसमें हमने करीब 10-15 प्रैक्टिकल करे थे, और उसके अलावा हमने प्रैक्टिकल चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से करा था, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने करे थे। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह पढ़ा है, आपको ये बात मालूम है कि कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी कैसे बनती है, और अगर सब्सिडियरी कंपनी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि S लिमिटेड के ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी S लिमिटेड होल्ड 15% and 6%, 15% and 6% stakes, 15% and 6% stakes respectively
इन ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसमें एच लिमिटेड के 15% स्टेक्स है और 6% स्टेक्स जो है उसकी सब्सिडियरी के हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में आगे मैंने क्या लिखा, बोथ H and S Limited are preparing consolidated financial statement, are preparing CFS, consolidated financial statement। अब तुम्हें यह भी दे दिया कि H लिमिटेड और S लिमिटेड दोनों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हैं। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? डू यू एग्री? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो ये काम कर रहे हैं? पहले तो क्वेश्चन को आप समझें, क्वेश्चन को समझना लाजमी है। तो क्वेश्चन को समझाने के लिए अब मैंने यहाँ पर पहले तो लिखा रिस्पॉन्स, अब हमने रिस्पॉन्स लिखा, करेक्ट। रिस्पॉन्स लिखने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं क्वेश्चन की कहानी क्या है। एक तो एच लिमिटेड है और ये बात आपको अब मालूम है कि एस लिमिटेड हमारी सब्सिडियरी कंपनी है। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट और सब्सिडियरी की, यहाँ तक तो ठीक है। अब वो कह रहा है एक और कंपनी है ए लिमिटेड। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जो एच लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में 15% है और एस लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में महज 6% है। अगर एस लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में 6% है तो एस और ए में किसी तरह का रिलेशन नहीं आता। कहने का मतलब है कि जो अगर मैं एस के एंगल से देखूं, एस के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए लिमिटेड है वो एस लिमिटेड की एसोसिएट एंटिटी नहीं है, क्योंकि एस लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड के अंदर महज 6% की है, जबकि एसोसिएट के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट 20% हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन अप टू 50% तक हो। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि एच लिमिटेड भी और एस लिमिटेड भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हैं। इसका मतलब एस लिमिटेड क्या सोच रही है कि ए लिमिटेड हमारी एसोसिएट है। तो ये पॉइंट तो पहले गलत है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ही लिख दें, करेक्ट। Since S Limited is having S Limited की इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में केवल 6% है, is having only 6% stakes, is having only 6% stakes का मतलब वोटिंग राइट से है, इन्वेस्टमेंट से है, stakes in A limited, comma, A limited cannot be treated as an associate। तो A limited को हम एसोसिएट नहीं मान सकते, cannot be treated as an associate ऑफ एस लिमिटेड। तो ए लिमिटेड तो किसी भी हाल में एस लिमिटेड की एसोसिएट नहीं है। तो इसका मतलब एस लिमिटेड को, जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसको ए लिमिटेड को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एज सच एस लिमिटेड should not consolidate ए लिमिटेड। तो ये तो हमने एक पार्ट का आंसर दे दिया। अब क्वेश्चन में लिखा था कि एच लिमिटेड भी ए लिमिटेड को क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब एच लिमिटेड भी मान रही है कि ये जो है हमारी एसोसिएट है। अब आपने बताना है कि क्या एच लिमिटेड के नज़रिए से, एच लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से, क्या ए लिमिटेड हमारी एसोसिएट एंटिटी है या नहीं है। कैसे आंसर देंगे? इस आंसर को देने से पहले आपको ये भूलना नहीं है कि एस लिमिटेड नाम की कंपनी आपकी सब्सिडियरी एंटिटी है।
देखो सब्सिडियरी का मतलब क्या है, कोई कंपनी आपकी सब्सिडियरी कंपनी कब बन सकती है, जब जब इस एंटिटी के मोर देन 50% स्टेक्स आपके हाथ में होंगे, तभी तो एस लिमिटेड आपकी सब्सिडियरी कंपनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब अब की बार एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में कंट्रोल है, कंट्रोल है। तो अब यहां पर पॉइंट समझना है, बिकॉज एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में कंट्रोल है, तो एच लिमिटेड चाहे तो ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपना सकती है। कैसे? देखो एच लिमिटेड की 15% इन्वेस्टमेंट है, एच लिमिटेड के नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ, तो ये तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि हमने डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम कहेंगे कि हमारी इनडायरेक्ट तरीके से एच लिमिटेड के एंगल से मैं कहूँगा कि हमारी 6% की इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में और है, क्योंकि जो एस लिमिटेड है वो मेरे अंडर में है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में। तो इसका मतलब एच लिमिटेड ने भले ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 15% की करी है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से भी उनकी इन्वेस्टमेंट 6% की मानी जाएगी, क्योंकि एस लिमिटेड हमारी सब्सिडियरी कंपनी है। तो 15 + 6 21% हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ए लिमिटेड में एच लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा और एच लिमिटेड जो है वो कंसोलिडेट करेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये पार्ट तो मैंने लिख दिया था, आगे लिखें। However, H Limited is having, जो H Limited है, H Limited is having, अभी मैंने क्या कहा, having direct investments of 15%, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी 15% की है, and indirect investments of 6% that provides, तो 15 + 6 21, इसका मतलब that provides significant influence to H Limited over A Limited, H Limited over A Limited। समझ में आ गया? तो ए लिमिटेड एच लिमिटेड के लिए जो है डेफिनेटली एसोसिएट है, एज सच कॉमा एच लिमिटेड should consolidate A Limited। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर लिख, होता क्या है, बच्चों को आजकल रीड करा दिया जाता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें, और आगे हमने क्या करना है इसको समझने के लिए पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट। ये अकाउंटिंग फॉर इस पर बेस्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट। तो जब हम अपनी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 करा था, याद रखें कि हमने उसका स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से करे थे, यानी कि एक तो स्टैंडर्ड की गाइडलाइन अलग से पढ़ी थी और AS 21 पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर हमने अलग से पढ़ा था। इज इट क्लियर टू यू? जिसमें हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बार बनाई थी। तो आपने ये देखा था पहले तो AS 21 में पिक्चर में तब आता है जब हमारा कंट्रोल दूसरी एंटिटी में होता है, आपको उसमें याद भी होगा कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा करते थे। सबसे पहले तो आपको याद होगा हम एनालिसिस करते थे अकाउंटिंग पीरियड का एनालिसिस करने के बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करा करते थे। डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के बाद हम एनालिसिस करते थे सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व है इनका। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम एक टेबल बनाते थे, एनालिसिस टेबल, जिसमें हम ये देखते थे कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन कंट्रोल हमारे पास आया उस दिन सब्सिडियरी कंपनी की इक्विटी या नेट एसेट्स कितने थे, उसमें हमारा हिस्सा, पेरेंट का हिस्सा कितना था, माइनॉरिटीज़ का हिस्सा कितना था। उसके बाद फिर हम गुडविल कंप्यूट करा करते थे, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करते थे एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बात चल रही है। तो अगर आपकी कोई एसोसिएट है, और एसोसिएट कैसे बन सकती है ये बात आपको पता है, जब मेरी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंपनी में 20% हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन 50% हो, 50% तक हो, 50 से ज़्यादा नहीं, 50 से ज़्यादा होगी तो फिर तो वो सब्सिडियरी बन जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उस एंटिटी में है। ऐसे सिचुएशन में हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी पड़ती हैं। अगर मेरी कोई एसोसिएट भी है तो मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है। अब यहाँ टॉपिक है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट अपनी एसोसिएट में करी है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी इसको इस तरीके से समझें। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स in associate, accounting for investment in associates is done as per कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने रेड पेन से ही लिख दिया इक्विटी मेथड, एज पर इक्विटी मेथड। अब ये इक्विटी मेथड का क्या मतलब है? इक्विटी मेथड in its consolidated financial statement, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है एसोसिएट कंपनी में, तो जब हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे तो इक्विटी मेथड के आधार पर लिखेंगे। अब ये इक्विटी मेथड के आधार पर लिखेंगे का क्या मतलब है ये समझाने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट? आगे आप लिखें इन्वेस्टमेंट्स, अब ये लिखना ही पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इनिशियली का मतलब होता है ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल। यहां पर इनिशियली डेट इज ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लिख लो, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, यानी कि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी और उसके थ्रू आपके पास एसोसिएट कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उस दिन हम इन्वेस्टमेंट को जो रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट पर करेंगे। शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। हम इसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम ये देखते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी और आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हम ये देखेंगे, जैसे हम AS21 में देखते थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने थे, उसमें पेरेंट का हिस्सा कितना था। ठीक इसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि हमारा प्रपोर्शनेट शेयर नेट एसेट्स में कितना है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। करेक्ट? तो नेक्स्ट स्टेप ही तुम्हारा ये है डिटर्मिनेशन ऑफ proportionate share of net assets मैं कई बार आपको बता चुका हूँ नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी होता है और हम इसको इक्विटी भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको इक्विटी के बारे में बताया था। नेट एसेट्स को आप कंप्यूट कर सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके या शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कर करके। इज इट और नॉट?
Anyway, determination of proportionate share of net assets on the date of acquisition. On the date of acquisition, तो on the date of acquisition को हम ये देखेंगे कि जो हमारी एसोसिएट कंपनी है उसके नेट एसेट्स कितने हैं और उस नेट एसेट में हमारा प्रपोर्शनेट शेयर कितना है. इज इट क्लियर? उसके अलावा फिर अगले स्टेप में हम कंपेयर करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को और जो प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट है. तो कंपैरिजन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप में कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसको कि आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड proportionate share of net asset and proportionate share of net assets. तो proportionate share of net assets on the date of acquisition. तो date of acquisition को जो proportionate share of net asset है उसको और cost of investment को हम compare करेंगे. जो डिफरेंस आएगा जाहिर है उसको हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हम AS21 में भी कर रहे थे. तो डिफरेंस shall be गुडविल और कैपिटल रिजर्व. तो जो डिफरेंस होगा वो गुडविल का होगा या कैपिटल रिजर्व का होगा. इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा such goodwill or capital reserve should be included in the carrying amount of इन्वेस्टमेंट्स. इसका क्या मतलब है ये अभी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तो आपकी समझ में तब आएगा. अभी फिलहाल आप इसको लिख लें. इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स carrying amount of investments in associate, देखो अभी मैंने तुम्हें शुरुआत में एक स्टेप लिखाया था. मैंने कहा था जो अकाउंटिंग करी जाती है उसके लिए इक्विटी मेथड यूज़ होता है. ये इक्विटी मेथड का मतलब क्या है? अगर AS21 आपने बहुत डीपली करा है, आपको मालूम है उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती थी सेम वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होती रहती थी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी कि हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंजेस नहीं लाते थे. हम सीधा इन्वेस्टमेंट का यूज़ गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कर देते थे, डेट्स और अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं करते थे AS21 में. लेकिन इक्विटी मेथड का क्या है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट लिख ली है, रिकॉर्ड करके रख ली है, उसका कैरिंग अमाउंट जो है वो चेंज होते रहेगा. Correct? The carrying amount of investment in associate is increased or decreased. Increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है. Increased or decreased to recognize the share in post acquisition profits of associate. AS21 में जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता था उसको हम बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड P&L में ऐड कर देते थे. सब्सिडियरी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता था उसमें जो हमारा शेयर होता था हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला करके लिख देते थे, जिसको हम कंसोलिडेटेड P&L बोलते थे. लेकिन AS23 में हम क्या कर रहे हैं, तुमने क्या देखा कि जो पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स या रिजर्व होंगे
उसको उसकी एडजस्टमेंट हम कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही करेंगे, जिससे कैरिंग अमाउंट की जो फिगर है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। इसी को इक्विटी मेथड कहते हैं। तो ये डिफरेंस है AS 21 में और बेसिकली AS 23 में, जो तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, एनी डिविडेंड received बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट करी है एसोसिएट में, तो अगर एसोसिएट कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसका कुछ हिस्सा तो हमें भी मिलेगा। तो एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट, any dividend received from associate should be reduced from carrying amount of investment, लेकिन यहां एक और पॉइंट है, अगर डिविडेंड, अभी मैंने लिखा कि कोई भी डिविडेंड एसोसिएट कंपनी से हमें मिलता है तो उसको हम क्या करेंगे, जो कैरिंग अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो कम कर देंगे। लेकिन यहां पर एक राइडर है, राइडर का मतलब एक कंडीशन है। हाउएवर, if dividend happens to be pre-acquisition dividend, अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन है तो तब हम उसको, फिर भी हम इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे, लेकिन तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ मैंने लिखा है कैरिंग अमाउंट, लेकिन अगर डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन है तब तो मैं कैरिंग अमाउंट से माइनस करूँगा, लेकिन अगर प्री एक्विजिशन है तो उस केस में मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करूँगा। हाउएवर, इफ द डिविडेंड हैपन्स टू बी प्री एक्विजिशन डिविडेंड, then it will be subtracted, तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। देखो, कॉस्ट में और कैरिंग अमाउंट में फ़र्क होता है। कॉस्ट का मतलब है जो आपने इनिशियल फिगर पे लिखी है, करेक्ट, विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम उसको माइनस करते हैं। समझ में आया? अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिलेगा तो जो ओरिजिनल वैल्यू आपने कॉस्ट की लिखी है उसमें से ये माइनस होगा, लेकिन अगर डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन है तो उस केस में क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट से माइनस होगा। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको लिखाया है ये आपकी समझ में तभी आएगा जब आप मेरे साथ ये केस स्टडी करेंगे। तो मैंने केस स्टडी, जस्ट 1 मिनट का मुझे टाइम दें। तो केस स्टडी अब करते हैं। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो जाहिर है मैं सोच रहा हूँ और याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी केस स्टडी मुझे करानी है। तो लेट्स हैव ए लुक ओवर हियर। तो केस स्टडी में लिखें, देखो मैंने कहा जितनी भी केस स्टडी जो मैंने नोट्स में आपको दी हुई है वो मुझे 99.99% याद है। अगर याद नहीं होंगी तो मैं आपसे खुद ही पूछ लूँगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है मुझे कोई फिगर याद ना हो। तो F3 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने परचेज करे हैं, परचेज्ड 30% स्टेक्स जो है परचेज करें। कितने? 30% स्टेक्स। और मान लेते हैं कि हमने जो ये स्टेक्स परचेज करे हैं इन एक्स लिमिटेड के परचेज करे हैं, और एक्स लिमिटेड ऑन 1/4/2025 को हमने ये स्टेक्स परचेज करें। हम ये भी मान लेते हैं कि ये स्टेक्स जो हमने परचेज करें फॉर ₹68 lakhs में करें।
ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये पास्ट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले मैं बता दूँ, मैंने कहा मुस्लिम, देखो नाम चेंज हो सकते हैं मुझसे, हो सकता है कि मैंने यहाँ 68 लिखा हो और ओरिजिनल अमाउंट 60 लाख हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज कंटेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो F3 लिमिटेड परचेज 30% स्टेक्स इन एक्स लिमिटेड ऑन 1/4/2025 फॉर ₹68 लाख। F3 ने कितने परसेंट स्टेक्स खरीदे? 30% स्टेक्स। तो जाहिर है कि एक्स लिमिटेड मेरी एसोसिएट एंटिटी तो हो गई, करेक्ट। अभी आगे बढ़े, आगे मैंने इसमें यह भी लिखाया कि ऑन दैट डेट, उस दिन, ऑन दैट डेट, ऑन दैट डेट, कॉमा, इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का वैसे तो मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ऑन दैट डेट इक्विटी और नेट एसेट्स, इक्विटी का सिंपल वर्ड्स में मतलब नेट एसेट्स ही है, क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्विटी होती है। नेट एसेट्स ऑफ, मान लेते हैं ऑन दैट डेट जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट करी, तो इक्विटी या नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड अमाउंटेड टू, एक्स लिमिटेड अमाउंटेड टू ₹200 लाख। कितने? 200 लाख के। तो जो तुम्हारी एसोसिएट कंपनी है जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी, उनके नेट एसेट इतने हैं। आगे मैंने इसमें लिखा कि एक्स लिमिटेड जो कि एसोसिएट एंटिटी है, एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 100 lakhs। सर आप बहुत बड़ी फिगर लिखा रहे हैं। हाँ मुझे लग तो रहा है, खैर कोई बात नहीं। 100 lakhs जब ये ओरिजिनल क्वेश्चन आया था ना, उसमें इतनी ही बड़ी फिगर थी। तो एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट्स ऑफ ₹100 lakhs फॉर द ईयर, मैंने क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, फॉर द ईयर 25-26, फॉर द ईयर 25-26। तो 25-26 के लिए जो प्रॉफिट है वो 100 लाख का एक्स लिमिटेड ने कमाया। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कंप्यूट कैरिंग अमाउंट, कंप्यूट कैरिंग अमाउंट, compute carrying amount of investments in associate in the consolidated financial statement of F3 लिमिटेड। यानी कि F3 लिमिटेड जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो हमने जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में करी है उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा, या हम उसको किस वैल्यू पर दिखाएंगे। अब आपको इतना तो मालूम है, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है AS 23 के मुताबिक, अगर इन्वेस्टमेंट आपने एसोसिएट एंटिटी में करी है तो उसको हम इक्विटी मेथड अपना करके रिफ्लेक्ट करते हैं। और इक्विटी मेथड का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज पॉसिबल हो सकता है। जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी ज़रूरी नहीं है कि वही वैल्यू रिफ्लेक्ट हो। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझने के लिए हल्का सा मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें क्वेश्चन एकदम से कराना स्टार्ट करूँ। आपने देखा इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर, मैंने जो डेट लिखाई थी मैं ही भूल जाता हूँ, 1/4/2025 को आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ये तो आपको मालूम है। 1/4/2025 को आपने इन्वेस्टमेंट करी है और पहला अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31/3/2026 को ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। अब मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये डेट ऑफ एक्विजिशन है तो इसका मतलब सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड, आपको याद होगा AS 21 में हम यही करा करते थे, सारा का सारा पीरियड, इसका मतलब पोस्ट एक्विजिशन अकाउंटिंग पीरियड है। ये सारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट एक्विजिशन है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस पूरे साल में 100 लाख का प्रॉफिट कमाया।
सॉरी मेरे मुंह से सब्सिडियरी निकल गया। एसोसिएट कंपनी ने इस साल में एक्स लिमिटेड नाम की जो एसोसिएट कंपनी है उसने 100 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो 100 लाख का प्रॉफिट है ये पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से अकाउंटिंग ईयर के एंड में कमाया गया और ये सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। इज इट क्लियर टू यू? तो याद आ गया होगा आपको। और हमने कितने परसेंट स्टेक्स मैंने लिखाए थे? 30%। तो हमने 30% स्टेक्स एक्वायर करें और मैंने आपको ये भी बताया था कि 30% स्टेक्स एक्वायर करने के लिए हमने 68 लाख रुपीस दिए हैं, 68 लाख रुपीस दिए। और डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो नेट एसेट हैं एक्स लिमिटेड के, मैंने 68 लिखाए थे शायद, तो 68 लाख के नेट एसेट्स हैं, ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये दिखाना है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट को F3 किस वैल्यू पर दिखाएगी। ये देखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लीजिए जी, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कितना पैसा दे करके हमने स्टेक्स एक्वायर करे हैं। हमने 30% स्टेक्स एक्वायर करने के लिए 68 लाख रुपीस दिए हैं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो जाएगी? 68 लाख की हो जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल, 68 लाख की आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। इज इट क्लियर? फिर क्या बताया था अभी मैंने, जब मैं स्टेप्स लिखा रहा था, मैंने कहा फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस दिन हमने कंट्रोल हासिल करा उस दिन एसोसिएट कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं और उन नेट एसेट्स में हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर कितना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही लिखा, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हमें दिया हुआ है कि जो नेट एसेट्स या इक्विटी, नेट एसेट्स और इक्विटी जो हैं, नेट एसेट्स और इक्विटी ऑफ एसोसिएट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 200 लाख की है, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब आपका इसमें प्रोपोर्शनेट शेयर कितना हो जाएगा? तो प्रोपोर्शनेट शेयर जो आपका हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो 30% का मतलब ये हो गया कि 60 लाख हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल हो गया। अब मैंने कहा था फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमें गुडविल का पता लगेगा, ये आप फिर कैपिटल रिजर्व का पता लगेगा। जाहिर है कि इस केस में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि 8 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं और ये आपके लिए कैपिटल लॉस है और कैपिटल लॉस को ही गुडविल कहा जाता है। तो इसका मतलब आपने जो 68 लाख रुपीस दिए और 60 लाख के आपको एसेट मिल रहे हैं, तो आपने 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करे, उसी को गुडविल बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, गुडविल मेरी कितने की हो गई? 8 लाख रुपए की हो गई। यानी कि अभी जो इन्वेस्टमेंट 68, जस्ट मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, बिगनिंग में बी, ये मेरा स्टेप नंबर ए हो गया अभी तक, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा बी में मैंने लिखा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट of investments as at 1/4/2021। 1/4/2021 को वैसे तो कॉस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट की 68 लाख थी, लेकिन जब मैं कैरिंग अमाउंट लिखूंगा ना, अभी भी 68 लाख ही लिखूंगा, 68 लाख ही लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? और मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? इंक्लूडिंग गुडविल रुपीज 8 लाख, इंक्लूडिंग गुडविल रुपीज 8 लाख। यानी कि ये जो 68 लाख रुपीस हैं
ये जो 68 लाख रुपीस की मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, इसमें 8 लाख मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करे हैं गुडविल के रूप में। मैंने अभी आपको बताया था कि गुडविल हम सेपरेटली दिखाए, मैंने बताया तो स्टेप को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा था कि गुडविल को सेपरेटली अलग से नहीं दिखाना है। इज इट क्लियर टू यू? उसको हम इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट में ही इंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूड करने का मतलब ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट की फिगर दिखानी है और ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे कि गुडविल 8 लाख की है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि इस साल जो मेरी अगर इस चैप्टर में मेरे मुंह से सब्सिडियरी निकल भी जाए तो समझ जाना मैं एसोसिएट को रेफर कर रहा हूँ। तो अब जो एसोसिएट कंपनी है, इसने पूरे साल में जो प्रॉफिट है वो 100 लाख का कमाया, लेकिन ये पूरा जो 100 लाख का प्रॉफिट है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। अब इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जाहिर है कि आपका हिस्सा बनेगा और आपका हिस्सा 30% बनेगा। और मैंने अभी आपको कहा था कि यहाँ हम इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं, और इक्विटी मेथड का मतलब होता है कि जो भी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, वो आप अलग से ना दिखा करके अपनी इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट को बढ़ा करके या घटा करके दिखा दोगे। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैंने इसमें क्या करा, 1/4/2021 को 68 लाख की इन्वेस्टमेंट तो मैंने लिख दी, और मैं तुम्हें ये बता रहा था कि एसोसिएट एंटिटी ने 100 लाख का प्रॉफिट कमाया है। अब जो 100 लाख का प्रॉफिट कमाया है उसके बाद मैंने क्या करा, प्रोपोर्शनेट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो एसोसिएट एंटिटी ने जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमाया है वो 100 लाख का कमाया है। कितने का कमाया है? 100 लाख का। और वो जो 100 लाख का प्रॉफिट कमाया उसमें हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर 30% है। इसको हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, बल्कि हम इसको इन्वेस्टमेंट के साथ ही एडजस्ट कर देते हैं। तो 30,000 रुपीज़ मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया। इस 30,000 तो नहीं, तो 30 लाख हो जाएगा, 30 लाख। तो 30 लाख मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट ईयर के एंड में कितना हो जाएगा? 98 लाख का हो जाएगा, 98 लाख। इज इट क्लियर टू यू? सो दिस विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। CA का मतलब कैरिंग अमाउंट से है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट 31/3/2026। 31/3/2026 को इन्वेस्टमेंट 98 लाख की मानी जाएंगी। और वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी आदत है, अब मैं कुछ ना कुछ 1 सेकंड का टाइम दें, जो भी मेरे को नॉलेज अपनी तरफ से है इस 40 साल के एक्सपीरियंस में, वो मैं पूरी शेयर कर देना चाहता हूँ। करेक्ट? तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इसकी एंट्री क्या होती है वैसे ही मैंने पूछ लिया आपसे। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट 30 lakhs to profit and loss account. Is it clear to you or not? यानी कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा दिया और प्रॉफिट को भी बढ़ाया, वो एक अलग मैटर है। तो ये एंट्री आपकी होगी। Is it clear to you or not? तो जो आपका पोस्ट एक्विजिशन शेयर में आपका जो हिस्सा बनेगा उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे कैरिंग अमाउंट में आपने इंक्लूड करना है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है ज़्यादा या कम पॉसिबली हो सकती है। इसी को इक्विटी मेथड कहते हैं। बहुत से बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होती, तो फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, अब हम उसके अलावा केस स्टडी 4 की तरफ जाएंगे। केस स्टडी 4। केस स्टडी 4 में मैंने क्या बताया? केस स्टडी 4 में मान लेते हैं 1/4 इंटरनेट लैग हो गया है और मेरे को 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। 5 मिनट चलो कोई बात नहीं, मैं बोलने भी वाला था रेस्ट के लिए, तो क्योंकि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए तो मुझे 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 मिनट आप भी रेस्ट ले लो, उसके बाद अभी कंटिन्यू रखेंगे।
वेलकम अगेन। अब जो ये मैंने केस स्टडी 4 लिखाई है ना, ये बेसिकली जो लास्ट केस स्टडी है उसी का एक्सटेंशन है वैसे, लेकिन फिर भी मैं इसको इस तरह से लिखा रहा हूँ। 1/4/2025 31/3/2025, करेक्ट। मान लेते हैं ये डेट ऑफ एक्विजिशन है और हमने 30% इन्वेस्टमेंट करा है, करेक्ट। 30% इन्वेस्टमेंट हमने करा और एसोसिएट एंटिटी ने इस साल 100 लाख का प्रॉफिट कमाया। 100 लाख का प्रॉफिट कमाया। आपको ये तो मालूम ही है कि ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, क्योंकि हमने बिगनिंग की डेट में एक्वायर कर लिया। ये ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है यहाँ तक तो। और मैंने ये भी लिखाया था, जब हमने 30% स्टेक्स एक्वायर करे तो हमने उसके लिए जो कंसिडरेशन पे करा वो 68 लाख का पे करा। और मैंने पिछले क्वेश्चन में ये भी लिखाया था कि उस दिन हमारे नेट एसेट्स जो हैं, वो नेट एसेट जो एसोसिएट एंटिटी के हैं वो 200 लाख के हैं। ये मैंने तुम्हें लिखाया था। इज इट क्लियर टू यू? और यहाँ तक हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। हमारी इन्वेस्टमेंट 98 लाख की नज़र आ रही है 31/3/2026 को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। बेसिकली ये केस स्टडी 4 है। अब 1/4/2026 को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं कि ख़त्म हो रहा है 31/3/2027 को। 31/3/2027 को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है। और मान लेते हैं कि इस अकाउंटिंग ईयर में एसोसिएट एंटिटी ने, देखो अब ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये तो पोस्ट एक्विजिशन ही माना जाएगा, क्योंकि कंट्रोल तो हमने इस स्टेट को एक्वायर करा है ना। तो उसके बाद तो अब जो भी अकाउंटिंग ईयर होगा वो पूरा पोस्ट एक्विजिशन ही होगा। मान लेते हैं कि इस पूरे साल में प्रॉफिट जो कमाया एसोसिएट एंटिटी ने 180 लाख का कमाया। 180 लाख का प्रॉफिट कमाया है। अच्छा जी, उसके अलावा एक्स लिमिटेड revalued its property, plant and equipment, which resulted in creation of आपको मालूम है किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री क्या होती है? रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो वो कह रहा है एक्स लिमिटेड ने रीवैल्यू करा अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को, जिसकी वजह से एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया, विच रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ रुपीज 80 lakhs, correct. Also, S Limited acquired a foreign branch। अब ब्रांच अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था जो फॉरेन ब्रांचेस होती है वो इंटीग्रल भी हो सकती हैं, नॉन इंटीग्रल भी हो सकती हैं। और मान लेते हैं ये नॉन इंटीग्रल है। नॉन इंटीग्रल ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिनके ऑपरेशंस हेड ऑफिस से अलग होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो हमने एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच को एक्वायर करा एंड इट रिजल्टेड इन जिसकी वजह से it resulted in creation of
फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ऑफ रुपीज़ 40 लाख। आपको मालूम है कि जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाता है, जबकि इंटीग्रल ब्रांचेस में जो डिफरेंस आता है वो पीएनएल में जाता है। तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन में डिफरेंस जो था 40 लाख का इन्होंने डाल दिया। सिंपल वर्ड्स में जब हमने फॉरेन ब्रांच को एक्वायर करा तो उससे एक और रिजर्व क्रिएट हो गया, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कंप्यूट करना है कैरिंग अमाउंट, compute carrying amount as at 31st of 3 2027। तो 31st of 3 2027 को इस दिन मुझे पता करना है। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, यानी कि जो हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं 98 लाख। करेक्ट। ये कैरिंग अमाउंट 31/3/2026 का तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। करेक्ट। तो अब इसका मैं सॉल्यूशन करूँगा तो कैरिंग अमाउंट अब जो कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 31/3/2026 को हमारे पास कैरिंग अमाउंट है, जो हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं 98 लाख रुपीस। 98 लाख रुपीस हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, इज इट और नॉट? तो 31/3/2026 कैरिंग अमाउंट एज एट 31/3/2026 कह लो, या फिर 1/4/2026 कह लो, जो कि हमने कंप्यूट करा था 98 लाख का था, इजंट इट और नॉट? 98 लाख का था। अब 98 लाख का जो कैरिंग अमाउंट है, अब मैंने इसमें क्या करा, इस साल सिंपल वर्ड्स में अब आपने क्या करना है, देखे जी, वो कहता है कि इस साल यानी कि 26-27 में एक तो प्रॉफिट हुआ 180 लाख का, एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया, उसके अलावा एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व क्रिएट हो गया। तो इसमें भी तो आपका शेयर बनेगा, क्योंकि ये सब पोस्ट एक्विजिशन नेचर के रिजर्व्स हैं, तो उसमें आपके स्टेक्स बनेंगे और उसको आप अपने कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करेंगे। डेट्स ऑल, और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसमें लिखूँगा प्लस शेयर इन एक तो रीवैल्यूएशन रिजर्व। उसने कहा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 80 लाख से बढ़ गई, जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया। तो इसमें हमारा हिस्सा 30% है, वो 30% 24 लाख जो है हम इसी में एडजस्ट कर देंगे। उसके अलावा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व हमने एक फॉरेन ब्रांच को एक्वायर करा, उसको जब हमने ट्रांसलेट करा होगा, क्योंकि वो नॉन इंटीग्रल था तो इसलिए हमने उसका बैलेंस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल दिया होगा। तो उसमें भी हमारा हिस्सा जो बनेगा 30% 12 लाख, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा जो प्रॉफिट इस साल कमाया गया है, 180 लाख का प्रॉफिट कमाया गया है, 180 लाख। तो 180 लाख इंटू 30% मेरे ख्याल से 54 लाख होता है। करेक्ट, 54 लाख होता है। जस्ट वेट, 54 लाख। अब 154 लाख। तो अब जो कैरिंग अमाउंट हमारा आ रहा है इस डेट को जो मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा है वो कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 98 लाख प्लस 24 लाख प्लस 12 लाख प्लस 54 लाख, डेट इज इक्वल टू 188 लाख। 188 लाख। तो 188 लाख का, इज इट क्लियर टू यू? 188 लाख का क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट है।
88 lakh will be considered as the carrying amount. Is it clear to you or not? समझ में आ गया? तो 188 लाख कैरिंग अमाउंट है. 188 लाख जो कैरिंग अमाउंट है ये मैं लिखूंगा यहाँ पर कैरिंग अमाउंट एज एट 31/3/2027. Is it clear to you or not? एक सेकंड का मुझे और टाइम दे दें. अच्छा जी, अब हम देखो कहानी स्टार्ट हुई थी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था 1/4/2025 से. उसके बाद मैंने उसके नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन आपको बताई कि 26-27 में क्या हुआ. 26-27 में ये प्रॉफिट हुए और इतने रिजर्व्स क्रिएट हो गए. अब कैरिंग अमाउंट जो है 31/3/2027 को इतना है. अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट ईयर 1/4/2000, हालांकि ये मैं सिर्फ वैसे लिख रहा हूँ केस स्टडी 5. अब नेक्स्ट ईयर में मैंने क्या लिखा, 1/4/2027 से ईयर स्टार्ट हुआ, 31/3/2028 को ख़त्म हो गया. करेक्ट. इन द करंट ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस. इस साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ. नो प्रॉफिट नो लॉस. इस साल कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ, बट एसोसिएट कंपनी paid a dividend of rupees 80 lakhs. लेकिन इन्होंने 80 lakhs का डिविडेंड पे करा. हो सकता है डिविडेंड इन्होंने पास्ट प्रॉफिट से पे कर दिया हो, क्योंकि आपने देखा पिछले साल काफ़ी प्रॉफिट हुए थे. इस साल भले ही प्रॉफिट नहीं हुए. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैरिंग अमाउंट 31/3/2028 को कितना होगा. तो कैरिंग अमाउंट 31/3/2028 को कितना होगा, इसके लिए पहले तो मैंने लिखा कैरिंग अमाउंट एज एट 31/3/2027 या फिर 1/4/2027. तो कैरिंग अमाउंट अभी तक हमारा 188 लाख का आ रहा है. 188 lakhs. अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है क्योंकि हमने कंट्रोल तो 1/4/2025 में एक्वायर करा था ना. तो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मैंने बताया था कि कैरिंग अमाउंट से माइनस करेंगे. तो शेयर इन डिविडेंड, तो जो भी आपका शेयर बनता है 30% शेयर इन डिविडेंड, तो 30% ऑफ 80 लाख. तो 80 लाख का 30% 24 लाख हो जाएगा. तो इसका मतलब कैरिंग अमाउंट 31/3/2028 को 164 लाख हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि इक्विटी मेथड बेसिकली होता क्या है. इक्विटी मेथड में हमें क्या करना होता है कि जो भी चेंजेस आते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में रिजर्व्स की वजह से, वो सारे हम अपनी इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करते हैं. तो इसी को इक्विटी मेथड कहते हैं. इज इट क्लियर टू यू? अब मैंने थोड़ा सा केस स्टडी 6 कह लो 5 कह लो जो भी है, मैं खुद ही भूल गया कौन सी केस स्टडी है. एनीवे केस स्टडी 5 लिख दिया मैंने. जो भी नंबरिंग हो आप लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इस केस स्टडी में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि F5 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है. F5 लिमिटेड एक्वायर्ड 30% स्टेक्स
30% स्टेक्स एक्वायर करें, 30% स्टेक्स एक्वायर करें हमने इन जेड लिमिटेड ऑन 1/4/2023 को हमने एक्वायर करे एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 42 लाख। तो 42 लाख रुपीज़ देकर के 30% हमने स्टेक्स एक्वायर करे। इज इट क्लियर टू यू? आगे मैंने ये भी लिखा कि व्हेन इक्विटी का मतलब नेट एसेट्स, व्हेन इक्विटी ऑफ जेड लिमिटेड, तो जेड लिमिटेड जो हमारी एसोसिएट है, इक्विटी ऑफ जेड लिमिटेड स्टूड एट रुपीज 30 लैक्स। तो जब तुमने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन इक्विटी या डेट एसेट्स आपके एसोसिएट के 30 लाख रुपए के थे। करेक्ट। आगे मैंने ये लिखाया कि प्रॉफिट्स रिपोर्टेड बाय जेड लिमिटेड फॉर करंट ईयर, that is 23-24 रुपीज़ 60 लाख। तो इस साल इन्होंने 60 लाख के प्रॉफिट कमाए। जाहिर है कि ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, क्योंकि हमने कंट्रोल बिगनिंग में एक्वायर कर लिया था 1/4/2023 को, और ये 23-24 के प्रॉफिट है, तो ये सारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होंगे। आगे मैंने ये भी लिखा हाउएवर ड्यूरिंग 24-25 यानी कि नेक्स्ट ईयर में, पहला साल बीत जाने के बाद, ड्यूरिंग 24-25 जेड लिमिटेड रिपोर्टेड लॉस ऑफ रुपीज 450 लाख। ओ माई गॉड, रिपोर्टेड लॉस ऑफ रुपीज 450 लैक्स, लॉस ऑफ रुपीज 450 लैक्स। तो जेट लिमिटेड का जो लॉस है वो 450 लाख का रहा। इज इट क्लियर टू यू? 450 लाख, 450 लाख का, यानी कि फर्स्ट ईयर के खत्म होने के बाद सेकेंड ईयर में इनका लॉस जो है 450 लैक्स का रहा। ड्यूरिंग, अब थर्ड ईयर की बात चल रही है। फर्स्ट ईयर 23-24 है, 24-25 सेकेंड ईयर है। अब मैंने लिखा ड्यूरिंग 25-26 यानी कि ये थर्ड ईयर है, कॉमा जेड लिमिटेड रिपोर्टेड। अब जेड लिमिटेड ने रिपोर्टेड प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 360 लैक्स, प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 360 लाख। अब 360 लाख के प्रॉफिट जो है थर्ड ईयर में हो गए। क्वेश्चन की डिमांड वही है कि कंप्यूट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट आपने फाइंड करना है, और इन्वेस्टमेंट का जो कैरिंग अमाउंट आप कंप्यूट करेंगे, करेक्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट वो आपको पता करना है 31/3/2026 को, थर्ड ईयर जब ख़त्म हो रहा है। करेक्ट। तो 1/4/2023 को अब की बार आपने कंट्रोल हासिल करा था। सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की जहाँ तक कहानी का सवाल है, रिस्पॉन्स कह लो, सॉल्यूशन कह लो। सबसे पहले तो जब 1/4/2023 को हमने कंट्रोल एक्वायर करा था, तो मैंने आपको लिखाया था 30% कंट्रोल हमने हासिल करा है। नंबर 1, 30% कंट्रोल हमने जो हासिल करा उसके लिए हमने जो कंसिडरेशन पे करा था वो 42 लाख का पे करा था। इजंट इट और नॉट? और मैंने लिखाया था कि उस दिन जो इक्विटी है इनकी वो
मैंने 30 लैक्स की यहाँ पर इन लिखाई थी इक्विटी। जस्ट एक काम करना, ये 30 लैक्स ना अमाउंट थोड़ा सा फिर कम हो जाएगा बाकी फिगर्स के मुकाबले। तुम इक्विटी ऐसा कर लो 300 लैक्स कर लो, ठीक है। अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन देख ही लिया। वेन इक्विटी ऑफ जेट लिमिटेड स्टूड एट ₹300 लैक्स, तो उस दिन हमारे पास इक्विटी मैंने पहले 30 लाख लिखा दी थी क्योंकि मैंने बाकी फिगर्स काफ़ी बड़ी बड़ी लिखाई है, तो इसको 300 लाख कर लेना, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा था हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने इन्वेस्टमेंट करा 1/4/2023 को, तो मैंने लिखाया था कि आपने 42 लाख रुपीस दिए। कितना दिया है? 42 लाख रुपीस। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कॉस्ट का मतलब ही है कि स्टेक्स एक्वायर करने के लिए हमने कितना पैसा दिया। फिर मैंने बताया था हम इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? देखें यहाँ पर नेट एसेट्स और इक्विटी, जिसको कि इक्विटी भी कहते हैं, नेट एसेट्स और इक्विटी ऑफ जेड लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जेड लिमिटेड की इक्विटी अभी अभी मैंने 300 लाख कर दी है। हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा प्रपोर्शनेट शेयर कितना है। तो प्रपोर्शनेट शेयर डेट इज 30%। तो 30% ऑफ 300 लैक्स, 30 लाख इंटू 3, 90 लैक्स हो गया। तो इसका मतलब 90 लैक्स के हमें नेट एसेट्स मिले हैं, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट 42 लाख की है। तो इसका मतलब है अब की बार तो हमें फ़ायदा हो गया। जाहिर है कि इसको कैपिटल रिजर्व कहा जाएगा। कैपिटल रिजर्व क्या कहेंगे इसको? कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व जो है हमारी, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 48 लैक्स। 48 लैक्स। लेकिन इनिशियल रिकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट की होगी, इनिशियल रिकॉर्डिंग वो 42 लाख पर ही होगी। इनिशियल रिकॉर्डिंग देखें अब कैसे करेंगे। इनिशियल रिकॉर्डिंग जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, अब इन्वेस्टमेंट की इनिशियल रिकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ तो मैं लिखूंगा 90 लैक्स, लेकिन मैं यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? कैपिटल रिजर्व ऑफ ₹48 लैक्स। आपकी बात समझ में आई? मैंने क्या करा, मैंने आपको शुरू में एक सेंटेंस बताया था जब मैंने आपको थियोरेटिकल नोट्स लिखाए थे। मैंने कहा था कैपिटल रिजर्व और गुडविल को हमें अलग से नहीं दिखाना होता, वो इन्वेस्टमेंट की फिगर के अंदर ही इंक्लूड करके दिखाना होता है। बिकॉज अब की बार कैपिटल रिजर्व है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी, 90 लाख की मानी जाएगी। हालांकि 42 लाख की थी, लेकिन उसमें 48 ऐड हो जाएंगे, गुडविल में माइनस होता है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में इनिशियल रिकॉर्डिंग 90 लाख पर लिखना है, ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि कैपिटल रिजर्व है, हालांकि इन्वेस्टमेंट 42 की है। 42 + 48 इज इक्वल टू 90 लैक्स। इज इट क्लियर? इनिशियल रिकॉर्डिंग को करने के बाद अब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आ जाऊंगा, 1/4/2023 से लेके 31/3/2024। मैंने आपको लिखाया था कि फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमाया गया है जेट लिमिटेड ने, वो 60 लाख का प्रॉफिट कमाया है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैं इसमें प्लस करूंगा, प्लस प्रपोर्शनेट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्रपोर्शनेट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर में एसोसिएट एंटिटी ने 60 लाख का प्रॉफिट कमाया है। अब 60 लाख में आपका हिस्सा जो बनता है वो 30% का बनेगा। तो 18 लाख आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, अब उसका जो कैरिंग अमाउंट माना जाएगा वो 108 लाख माना जाएगा।
सो दिस विल बी कैरिंग अमाउंट। अब ये आपका कैरिंग अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में। कैरिंग अमाउंट एज एट 31st of 3/2024 और 1/4/2024। 31st 3/2024 कह लो या 1/4/2024 कह लो। अब मेरी इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट इतना है फर्स्ट ईयर के एंड होने के बाद। अब मैं सेकेंड ईयर के एंड में आ गया। अब सेकेंड ईयर के एंड में उसने हमें बताया था कि बड़ा हैवी नुकसान हुआ था सेकेंड ईयर के एंड में, राइट, 450 लाख का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है 24-25 में। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन लॉस। अब पोस्ट एक्विजिशन लॉस है, उसमें हमारा शेयर कितना होगा। अब यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है, पहले तो 450 लाख, पहले ध्यान से लिखें 450 लाख, ये तो टोटल लॉस है। उसमें आप अपना शेयर कंप्यूट करें। आपका शेयर कितना आ रहा है, 30%। बड़ी फिगर है। 30% जो आ रहा है डेट विल बी इक्वल टू 45 इंटू 3 कितना होता है, 135, तो 135 लैक्स। तो हमारा शेयर ऑफ लॉस कितना आ रहा है, 135 लाख। अब यहाँ नोट करने वाला पॉइंट क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट कितना है, 108 लाख। अगर मैं इसमें से 135 लाख माइनस कर दूंगा तो ये फिगर नेगेटिव आएगी, जबकि इक्विटी मेथड में कैरिंग अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए मैक्सिमम आप कितना माइनस करेंगे, 108 लाख, क्योंकि अब की बार लॉस है, नेगेटिव शेयर है, यानी कि 135 लाख लॉस तो है, लेकिन यू विल हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट। 108 लाख तक ही आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। इनडायरेक्टली इसका ये भी मतलब हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 135 लाख में से आपने 108 लाख एडजस्ट कर लिया, अब इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट जीरो हो जाएगा। इसका ये भी मतलब है कि अनएडजस्टेड अमाउंट जो है, क्योंकि 135 लाख आपका शेयर ऑफ लॉस था, तो अनएडजस्टेड अमाउंट जो होगा, अनएडजस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 27 लाख। तो 27 लाख जो है अनएडजस्टेड अमाउंट है, यानी कि अभी भी इतना लॉस आपको एडजस्ट करना है। आप इस साल ये लॉस क्यों नहीं एडजस्ट कर पाए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी व्हाट वी कॉल नेगेटिव फिगर। तो इसका मतलब ये है कि कैरिंग अमाउंट सेकेंड ईयर के बाद, कैरिंग अमाउंट एज एट 31st of 3/2025, 31st of 3/2025 इतना ही है ना, हाँ राइट, और 1/4/2025। तो कैरिंग अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक क्लियर है? राइट सर, यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, थर्ड ईयर में फिर से प्रॉफिट कमाया गया, प्लस एक बार फिर से हम लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन शेयर। अब पोस्ट एक्विजिशन शेयर नेक्स्ट ईयर जो है हमारा 25-26 है। तो 25-26 में मैंने लिखाया था कि हमने 360 लाख का प्रॉफिट कमाया है, इजंट इट और नॉट? तो पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन प्रॉफिट्स देखें जी ध्यान से। तो 360 lakhs इनटू आपका शेयर कितना है, 30% है। कितना होता है 30%? 72 + 36 108, तो 108 लाख। अब मेरा शेयर तो 108 लाख है, अब ये प्रॉफिट है। वैसे तो मुझे यहाँ 108 लाख ऐड करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
108 लाख करना तो चाहिए, लेकिन पिछले साल का कुछ अनएडजस्टेड अमाउंट था, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है करंट ईयर का, उसमें से मैं लेस करूँगा अनएडजस्टेड लॉस, लेस अनएडजस्टेड लॉस, अनएडजस्टेड लॉस, अनएडजस्टेड लॉस जो था, अनएडजस्टेड लॉस 27,000 का था, तो 27 लाख का, तो 27 लाख का अनएडजस्टेड लॉस माइनस करने के बाद जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 81 लाख, अब वो आप ऐड करेंगे, तो अब हम कहेंगे कि कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट का थर्ड ईयर के बाद इतना है, 81 लाख। सो दिस विल बी द कैरिंग अमाउंट एज एट 31st of 3 2026। तो 31st of 3 2026 को कैरिंग अमाउंट 81 लाख माना जाएगा। इस तरह के प्रैक्टिकल्स आपके इसमें से आ सकते हैं, खास तौर से जो मैंने लास्ट प्रैक्टिकल कराया। इज इट क्लियर टू यू? फिर इसमें अगला एक पॉइंट है, वैसे तो मैंने कहा कि अगर मेरी कोई एसोसिएट एंटिटी है, मेरी कोई एसोसिएट एंटिटी है तो हमें इक्विटी मेथड फॉलो करना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी और इक्विटी मेथड हमें फॉलो करना पड़ेगा। इक्विटी मेथड शुड नॉट बी फॉलोड। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इक्विटी मेथड शुड नॉट बी फॉलोड। ओ माय गॉड, ये क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है अगर मेरी कोई एसोसिएट एंटिटी है तो लॉजिकली उस केस में मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली इसका ये मतलब है, इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि आपको कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है एसोसिएट को। ये इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी मेथड ही फॉलो नहीं करना, इसका मतलब है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है बावजूद इसके कि आपकी एसोसिएट है। लेकिन ऐसा कब होगा? क्योंकि रूल तो ये कहता है कि अगर मेरी कोई एसोसिएट एंटिटी है तो मुझे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि कब नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हेन इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं इस उद्देश्य से कि आप उसको लंबे टाइम तक अपने पास नहीं रखना चाहते, आप उसको नियर फ्यूचर में बेचना चाहते हो, तो उस केस में भले ही वो आपके एसोसिएट है, आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड, when investments have been made and held exclusively with an intention, आपकी इंटेंशन है कि आप उसको डिस्पोज करना चाहते हैं, with an intention to dispose the investments, subsequently in near future, तो सिंपल वर्ड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट को लंबे पीरियड तक अपने पास नहीं रखना चाहते, आपका बेसिक मकसद है कि आप उसको बेचना चाहते हैं, तो उस केस में मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर बी, when associate is operating under severe restrictions, operating under severe restrictions। कई बार ऐसा होता है, मान लेते मेरी एसोसिएट किसी दूसरी कंट्री में और वहाँ के लॉ ने उनके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज कर दिए,
यानी कि वो फंड्स वगैरह तो ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते, तो सिवियर रेस्ट्रिक्शन में है। तो ऐसी सिचुएशन में भी मुझे कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन एसोसिएट इज ऑपरेटिंग अंडर सिवियर रेस्ट्रिक्शंस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये कुछ चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, AS21 में हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स के बारे में बहुत पढ़ा था, याद आया आपको? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। AS21 में तो जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे वो डिपेंड करता था कि डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है या अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट होता था अकॉर्डिंगली होता था। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि पेरेंट ने सब्सिडियरी को बेचा होता था, उसमें जो पेरेंट्स का शेयर होता था वो हम कंसोलिडेटेड P&L से माइनस करते थे, और उसके अलावा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, टोटल जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, एक तो कंसोलिडेटेड P&L में से माइनस करते थे, और उसके अलावा हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फिगर ऑफ इन्वेंट्री में से माइनस करते थे। डाउन स्ट्रीम की बात बता रहा हूँ। अगर अप स्ट्रीम होती थी, यानी कि जब सब्सिडियरी ने पेरेंट को बेचा होता था, तो उस केस में जो टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा वो कंसोलिडेटेड फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट में से तो माइनस, इन्वेंट्री में से तो माइनस करेंगे, लेकिन जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा फिर हम उसको पेरेंट का शेयर और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में बांटते थे, और पेरेंट का शेयर कंसोलिडेटेड P&L में से माइनस होता था और माइनॉरिटी का शेयर माइनॉरिटी के क्लेम से माइनस होता था। लेकिन यहाँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आप लिखें कि अंडर इक्विटी मेथड, 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 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, URP, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखो, जब मैं प्रॉफिट कह रहा हूं तो लॉस ऑटोमेटिकली लगा लेना। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस, चलो मैं लिख ही देता हूं, और लॉस arising from transactions, arising from transactions between इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। इन्वेस्टी का मतलब एसोसिएट से है। इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी should be eliminated, should be eliminated, should be eliminated, should be eliminated to the extent of, to the extent of, to the extent of investors share, to the extent of investors share, investors share या interest, investors share in associate। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये समझाने के लिए यहां पर देखें। अब इसमें मैं भूल ही गया, जो भी केस स्टडी है, 7 है, 6 है, जो भी है, केस स्टडी में मैंने लिखा, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, लेट अस से F7 लिमिटेड। F7 लिमिटेड owns 30% स्टेक्स, और मान लेते हैं उसके 30% स्टेक्स हैं, 30% stakes in G Limited. During current year, during the current year, मान लेते हैं करंट ईयर 24-25 है, ड्यूरिंग द करंट ईयर 24-25, कॉमा, F7 लिमिटेड, F7 लिमिटेड sold goods worth rupees, sold goods worth rupees 50 lakhs,
50 lakhs to A Limited, including प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10 लाख, यानी कि 50 लाख का जो सामान हमने बेचा उसमें प्रॉफिट मार्जिन 10 लाख का था, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10 लाख, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ रुपीज़ 10 लाख। तो 10 लाख का सामान 50 लाख का सामान हमने बेचा, उसमें 10 लाख का प्रॉफिट मार्जिन है। अब मैंने ये भी बताया कि 50% ऑफ दीज गुड्स, जो हमने सामान बेचा था, मैंने आपको बताया था कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में तभी आ सकता है जब बेचे हुए सामान में से कुछ सामान अभी पड़ा हो कंसोलिडेशन की डेट को। तो 50% ऑफ दीज गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक, still in stock of A Limited। तो इस केस में F7 ने सामान बेचा है, करेक्ट। पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल सामान हमने कितने का बेचा, टोटल गुड्स सोल्ड, टोटल गुड्स हमने जो बेचे हैं 50 लाख का बेचा। F7 ने जो सामान बेचा है A लिमिटेड को 50 लाख का बेचा है, और जाहिर है कि उस 50 लाख पे 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, डेट्स ए डिफरेंट मैटर। अब A लिमिटेड ने जो 50 लाख का सामान खरीदा, उसमें से क्वेश्चन ये कहता है कि 50% ऑफ दीज गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक। तो 50% गुड्स अभी भी स्टॉक में हैं। अगर 50 लाख पे प्रॉफिट 10 लाख का है, 50 लाख पे प्रॉफिट जो है 10 लाख का है, तो भाई इस पे प्रॉफिट कितने का होगा? जाहिर है कि 5 लाख का होगा। जो बचे हुए गुड्स हैं उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 5 लाख का होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब जो ये 5 लाख का प्रॉफिट है, टेक्निकली इसी को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलेंगे। मैंने बताया था जो बचा हुआ सामान होता है उसके अंदर जो प्रॉफिट एलिमेंट होता है उसी को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलेंगे, यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो हो गया वो 5 लाख का हो गया। तो पहले तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी कंसीडर्ड 5 लाख। अब इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे हम इन्वेस्टर का शेयर देखेंगे, जो मैंने अभी लिखा अभी था, इन्वेस्टर शेयर। इन्वेस्टर कौन है? क्या लिखा था मैंने? F7। तो इन्वेस्टर का जो शेयर है यानी कि F7 का इन्वेस्टर्स शेयर, तो इन्वेस्टर शेयर जो हो जाएगा 30%, क्योंकि मैंने लिखा है 30% स्टेक्स हमारे हैं, तो 1,50,000। तो इसमें 1,50,000 का मैंने बताया था कि जो एलिमिनेट करा जाएगा 1,50,000 रुपीज़ की एलिमिनेशन होगी, और 1,50,000 एलिमिनेट करा जाएगा, मैंने कहा P&L से भी और स्टॉक से भी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से इसको करा जाएगा। उसके अलावा इसमें अगला कॉन्सेप्ट जो है वो रिपोर्टिंग डेट का है। रिपोर्टिंग डेट, अब इस कॉन्सेप्ट में मुझे यही बताना है कि जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, यानी कि जब इन्वेस्टर और इन्वेस्टी कौन है? एसोसिएट। तो जब इन्वेस्टर जो है और अपने एसोसिएट को मिला करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो जाहिर है कि दोनों की फाइनेंशियल की रिपोर्टिंग डेट सेम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? दोनों की रिपोर्टिंग डेट सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से एसोसिएट की रिपोर्टिंग डेट सेम नहीं है, मान लेते हैं कि हम 31 ऑफ मार्च को अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और ये 31 ऑफ दिसंबर को करता है, तो उस केस में एसोसिएट कंपनी को अपनी अकाउंटिंग को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 31 मार्च में, और उसके बाद कंसोलिडेशन होगा। सिंपल वर्ड्स में, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन रिपोर्टिंग डेट शुड बी एब्सोल्युटली सेम। बस ये पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। और ये भी हमने AS 21 में भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यूनिफॉर्म पॉलिसी। और जब कंसोलिडेशन करा जाता है
तो सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए सेम यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसीज तो वो भी सेम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अगर इन केस किसी कारण से कोई ट्रांजैक्शन के लिए पॉलिसी सेम नहीं हो सकती तो उसको डिस्क्लोजर में हमें बताना पड़ेगा। तो ये था जी आपका AS23। अब इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ये नहीं कराया जा सकता। अलॉन्ग विद क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, करेक्ट, और कॉम्प्रिहेंसिव जो मैंने आपको नोट सप्लाई करे हैं, जो बुक्स सप्लाई करी हुई हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इसमें साथ साथ करा दिए होंगे, और यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डू दोज क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।